हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो उसमें हम लोग काफी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन द अट्रैक्शन क्या होता है, या फिर जो न्यूटन ने फाइंड आउट किया था कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे ग्रेविटेशन, जैसे न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से आम गिरा, एप्पल बोलते हैं उसको, ऊपर से एप्पल गिरा, और उसने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, जो हम कभी नहीं सोचते, ठीक है ना। हम हमको तो खाने के लिए मरते रहते हैं, पर ऊपर से एप्पल गिरा क्यों, वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली जब ऊपर से एप्पल नीचे गिरा तो उसने हर चीज को ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करा कि सारी चीजें नीचे ही गिर रही है। आप कुछ भी अगर डालो, आप अगर आप यहाँ से, अगर मैंने ये मेरा पेन है यहाँ पे, अगर मैंने पेन को नीचे छोड़ा तो ये यहाँ पे ऐसा गिर जाएगा, लाइक इन दैट वे। तो बेसिकली क्या है ना बेटा, कि यहाँ से ग्रेविटेशन के बारे में पिक्चर स्टार्ट हो गया। और ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर्स में हम लोग नॉट ओनली थ्योरी बट ऑल्सो न्यूमेरिकल के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, जो आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ ग्रेविटेशन, इसमें जो मैंने बोला, व्हाट इज द ग्रेविटेशन बेटा? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स मींस व्हाट, कि जितने भी लोग आज आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मेरा फ्रेंड इधर बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ, हम दोनों में कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह है? नहीं बेटा, इट इज इन द माइनर फॉर्म, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर वो आपको पता नहीं चलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? अगर आप कोई अदर प्लैनेट पे चले जाओ, लाइक आप कोई भी अदर प्लैनेट्स पे चले जाओ अदर देन अर्थ, तो वहां पे तो ग्रेविटेशन ही नहीं है, वहां तो लोग हवा में उड़ रहे हैं। समझ में आ रहा ना? तो ग्रेविटेशन में क्या होता है ना बेटा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इन द सेंस यू कैन से, मेरे को तो बोलना चाहिए था एनी ऑब्जेक्ट्स इन द अर्थ होना चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशन होता है, अदर देन अर्थ ग्रेविटेशन गायब हो जाता है। समझे? जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑल। तो वो क्या होता है उसके बाद बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन की स्टोरी क्या थी, मैं आपको स्टोरी वाइज लेके जाऊंगा फिजिक्स को, नॉट ऑफ फिजिक्स, साइंस को, क्योंकि हम 11 12 में इसको फिजिक्स बोलते हैं, तो सब दिमाग में फिजिक्स ही चल रहा होता है मेरा, ठीक है ना। तो हम इसमें जैसे मैंने बताया कि न्यूटन भाई को क्या पता चला, न्यूटन भाई बोले पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरता है, एप्पल नीचे जाता है, तो हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो मीन्स व्हाट, वहां पे ग्रेविटेशन का होना बहुत जरूरी है। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या होता है बेटा? उसका एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। तो ग्रेविटेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन आप देख लीजिएगा बेटा, क्या है, थोड़ा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देखना चाहता हूँ। थैंक यू माई टीम, उन्होंने बहुत अच्छा पीपीटी बनाया है। तो इसमें क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स के माध्यम से अट्रैक्ट करता है, देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो उसका फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बेटा? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे बड़ी बात है मेरा फेवरेट चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर आप गलती से अगले साल साइंस वाइंस में चले गए ना, तो आप ये पढ़ोगे कि दो प्लैनेट्स के बीच में से अगर तीसरा प्लैनेट जा रहा है, तो तीसरा प्लैनेट का स्पीड कितना होगा, इस लेवल तक का वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा कि अगर जब इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करते, तो इसरो को कितना एनर्जी देना पड़ता है कि उस अर्थ के बाहर सैटेलाइट को फेंका जाए। समझिए, बहुत बड़ी बात है। इस लेवल पे जाके स्टडी करना एक अलग ही लेवल की मजा होती है बेटा। परीक्षा नहीं समझिएगा, चिल करके उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो मेरे को यहाँ तक मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द ग्रेविटेशन। देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका फॉर्मूला बेटा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जी क्या होता है? जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशन का कांस्टेंट है। और m1 m2 क्या होता है? देयर इज टू मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सब यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये मासेस, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तुम्हारा m1 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और ये तुम्हारा m2, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है? ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन गो फॉर द नेक्स्ट। अभी अभी आगे क्या है देखिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन? यार आप झूला झूलते हो, कौन सा वाला, वो नहीं खिलौने वाला, ऐसा गोल 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 गोल, वो भी एक सर्कुलर मोशन होता है, ऐसा जुब 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 जुब, जिसमें आपको बैठने से डर लगता है, पता है ऊपर जाने के बाद हालत खराब हो जाती है। वो वाला झूला एकदम ऊपर से आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स
moves along a circular path. When objects move along the circular path means कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड मूव हो रहा है बेटा, दैट इज नोन एज द सर्कुलर मोशन. तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मेरा हेलीकॉप्टर जरूर दिखाऊंगा. वो हेलीकॉप्टर क्या करता है, गाड़ी डगा 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 पूरा गोल घूम के आता है. तो दैट इज द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो बेसिकली समझ में आ गया. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मैंने पकड़ा, वो ऑब्जेक्ट को मैंने गोल गोल घुमाया. सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे मेरा बाला खड़ा है, बाला ने ऑब्जेक्ट को पकड़ा और गोल 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 घुमाया जा रहा है इन द सर्कुलर फॉर्मेट में. ये कौन है बेटा, बाला. कौन है, बाला. दैट इज माई ऑब्जेक्ट्स. ये मेरे हीरो है फिजिक्स के जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. ये बाला ने इसको पकड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है, बॉल को पकड़ा है और ऐसे रोटेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है बेटा. ये गोल 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 घुमा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घुमा रहा है, दैट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन. ये सब में आ गया कोई डाउट? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो एग्जांपल क्या दिया बेटा यहाँ पे हमने, रोटेशन ऑफ अर्थ, कार टर्निंग अराउंड द कर्व रोड. पता है, आप जब कार टर्न लेती है, आप आगे जाके आपको पता चलेगा बैंकिंग ऑफ रोड होता है, तो कार टर्न लेती है ना, तो आप बाहर जा रहे होते हो, समझा ना, तो फोर्स आपको अंदर खींच रहा होता है. तो वो लॉजिक क्या है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. बट सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. बेटा चलो कोई गाइड समझ में आ गया? जस्ट पॉज द वीडियो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है. देन गो फॉर द नेक्स्ट. अभी देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स. वाह क्या फोर्स यार. मतलब मैंने कोई चीज को अगर मैं जोर जोर से घुमा रहा हूँ, तो मुझे ना, अगर मैंने कोई चीज को घुमा रहा हूँ ना, तो मुझे इस हाथ में प्रेशर महसूस होता है. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं किसी चीज को ऐसे गोल 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 घुमा रहा होता हूँ ना, ऐसे कभी एक काम करो ना, एक रबर लीजिएगा, एक डोरी बांध दिएगा, आप रबर को घुमा रहे हो, गोल 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 घुमा रहे हो, तो जब वो गोल गोल घुमा रहे हो ना, आपको इस हाथ पे प्रेशर महसूस होगा. या फिर आपको पता होगा एक गेम होता है, पता फुगड़ी वाला खेल होता है, पता ना, अब जो फुगड़ी फुगड़ी दूर से खेलते हैं ना, तो इस हाथ पे प्रेशर आता है, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. उसी को तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. जो सेंटर ऑफ द सर्कल के टुवर्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स लगता है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. तो उसका डेफिनेशन होगा, ध्यान से देखो, इसने यही है. अगर आपने कोई चक्री ऐसा गोल 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 घुमा रहे हो उस चक्री को, तो वो चक्री जो आपके हाथ है, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा. तो फोर्स इज रिक्वायर्ड. अभी क्या टू, अभी इसने बहुत कुछ लंबा चौड़ा बोल के रखा है, पर हम कोशिश करते हैं उसको समझने की. लॉजिक यही है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल अ फोर्स इज रिक्वायर्ड दैट ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अभी एक सिंपल सा फंडा, अगर मैं बोलूँ कि बालों को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, मेरा बाला ये है और ये क्या कर रहा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट को गोल 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 घुमा रहा है, ठीक है ना. इस मामले में होगा क्या है, ये बाला का हाथ है, ठीक है ना. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स जो होगा ना, ये एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर होने वाला है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कभी ना एक एग्जांपल करिए ना, मजा आएगा. कोई रबर लीजिएगा, बांधिएगा, डोरी लीजिएगा, ऐसा गोल गोल घुमा जोर से, आपको महसूस होगा कि आपको उसको खींच के पकड़ना पड़ रहा है. अगर छोड़ दो तो निकल जाएगा वो. अब वो क्या है, वो स्टोरी अलग है, पर उसको इस तरह से आपको घुमाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है इसने, पर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ना, इसने क्या बोला, ऐसा गोल गोल घुमा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या बोलते बेटा? इसका एक अलग डेफिनेशन लिख लेता हूँ. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल. फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी है बेटा, mr² ओमेगा. अब इसमें नहीं जाना चाहूंगा, थोड़ा हेवी हो जाएगा, ठीक है ना. फिलहाल के लिए इतना बस हो गया कि कोई एक फोर्स है जिसको मैं से गोल 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 घुमा रहा होता हूँ, और जब मेरे हाथ को प्रेशर लगता है, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. समझ में आ गया? कोड आउट का क्वेश्चन है, ठीक है. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देख ही लिया. अब हम लोग देखेंगे केपलर्स लॉ. भाई केपलर्स लॉ क्यों आया? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस टाइम पे ये रिसर्च क्यों कर रहे थे. मैं जब पढ़ रहा था केपलर्स लॉ, पहली बार तो उसका थोड़ा मेरे को पसंद नहीं आता, पर ठीक है, हमने टीम ने बोला कि ले लेते हैं. जॉन्स केपलर्स करके नाम है. केपलर सेड दैट, देखो यार ऐसे मत बोलो, जस्ट पार्ट ऑफ द केडिंग्स एंड ऑल, पर इन्होंने बहुत मेहनत करी, तब जाके हमको पता चला कि अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन इन एक्लिप्स मोड. व्हाट इज एक्लिप्स? एक्लिप्स एक तरीके से एक बोलते ना यार, अगर आप आगे जाके कोनिक सेक्शन जब पढ़ोगे तो वहाँ पे पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये कुछ रोट सर्कल. अभी आपने तो सर्कल ही पढ़ा है. अब इलिप्स क्या होता है बेटा? एक शेप बनता है इलिप्स, एक शेप ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली सर्कल. वो इलिप्स थोड़ा सा ऐसा आड़वा टाइप होता है. अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ.
तो केपलर्स क्या बोलता है, केपलर सेड दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल मतलब एक इलिप्टिकल फॉर्मेट, ओवल, इसको आप ओवल भी बोल सकते हो, मतलब ना ये कुछ ऐसे फॉर्मेट बोलते हो आप इसको, इक्लिप्स बोलते हैं इसको। ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, ऐसा दबेला सर्कल है मागा सब देखा जाए तो, सर्कल तो एग्जैक्टली सर्कल ये सर्कल है, दिस इज नॉट द इक्लिप्स, दिस इज द इक्लिप्स मेथड, इलिप्स बोलते हैं इसको। ऑर्बिट्स नॉट परफेक्ट सर्कल, ये परफेक्ट सर्कल नहीं है। व्हेन प्लैनेट्स कम्स क्लोजर टू द सन इट मूव फास्टर सही बात है माँ कसम, सूर्य के बाजू में जाएगा तो चटका तो लगने ही वाला है, वहां पे वो फास्ट मूव करना चालू कर देगा। और जब सूर्य से दूर जाए, सूर्य मतलब समझे ना, सूर्य भाई नहीं नहीं, सन सन, सन से जब दूर जाएगा ना तब वो स्पीड आराम से करेगा, बोल छोट चटका आएगा तब आएगा, तब तक तो मैं मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना बेटा, when a planet comes closer to the sun it moves faster, जब सन के क्लोज आता है ना ये moves faster है, when it goes far it moves slower, जैसे ही वो सन से दूर जा रहा होता है ना, मतलब एग्जाम्पल है, अगर आप समझ लो यहाँ पे सन है, ये कौन है बेटा, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, सॉरी प्लैनेट्स है, ठीक है ना, कोई भी एक प्लैनेट्स है, ये तुम्हारा बेटा प्लैनेट्स है, तो सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव हो रहा है, जब प्लैनेट्स यहाँ पे रहेगा ना इसको तो झटका लगने वाला है। अब वो यहाँ से चटका लगे बहुत भाग यहाँ से भागेगा, यहाँ से भाग यहाँ पे आएगा, चलो चलो आराम से जाते हैं आराम से जाते हैं आराम से जाते हैं, यहाँ पे आके फिर से उसको चटका लगना चालू हो जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, याद कैसे रखा जाए, कभी कभार हम लोग एग्जाम में भूल जाते हैं, एग्जाम में अलग ही लेवल का प्रेशर रहता है हमको, तो हम कोशिश कर दे कि उस चीज को किस तरह से स्टोरी वाइज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला प्लान हो गया बेटा, व्हेन अ प्लैनेट्स कम्स क्लोजर टू द सन इट मूव्स फास्टर एंड व्हेन इट गोज फार इट मूव्स स्लोअर, समझा, जब नजदीक हो तो चटका लगेगा, दूर रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। He also found that bigger orbit takes more time to complete one round, सही बात है ना यार, जितना बड़ा ऑर्बिट रहेगा उसको टाइम ज्यादा लगने वाला है। ये ना अलग ही मिस्ट्री है, अलग ही मिस्ट्री है, अगर आप कभी भी ऑर्बिट को स्टडी करोगे हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब पता है आपको कि आज से कई सौ साल पहले जो एक आवाज जनरेट हुई थी वो आज तक ट्रेवल कर रही है यार, मतलब मेरे को तो कभी भी लगता है कि यार मतलब ये पूरा जादू ही है, ठीक है ना। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ श्री कृष्णा, और मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको, तो यार मतलब मुझे ना मिरेकल लगता है, मतलब बोलते ना कि गॉड, व्हाट इज द गॉड हु कैन जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, दैट इज नोन एज अ गॉड, जो जनरेट कर सकता है, जो ऑपरेट कर सकता है और जो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं इस वर्ल्ड में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। साइंस इज अ लाइक फन, ऑनेस्टली अगर आप उससे प्यार कर बैठो ना तो आप पागल हो जाओगे। साइंस इज अ बिग, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, पर डिपेंड्स करता है कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको शायद केपलर भाई की स्टोरी समझ में आ गई है, केपलर भाई ने क्या बोला था, केपलर भाई जी बोले, बड़े भाई हमारे इसलिए बोल रहा हूँ, केपलर भाई क्या बोले कि देखो जो इलिप्स फॉर्मेट में, इलिप्स फॉर्मेट इज नॉट अ सर्कल फॉर्मेट, इलिप्स मतलब थोड़ा सा एक इलिप्स फॉर्मेट बना रहा है सन यहाँ पे, तो अगर यहाँ से दूर से इस तरह से इलिप्स जा रहा है, जो क्लोजर रहेगा वो फास्ट भागेगा बिकॉज चटका लग रहा है, और जितना दूर जाएगा उतना वो पॉइंट्स आप उसको ऐड करेंगे। तो केपलर्स ने कुछ 3 रूल्स दिए, तो पहले रूल देखे तो केपलर ने क्या क्या सोचा। पहली बात तो मैं ये सोच रहा था कि उस टाइम जब केपलर आया था वो कई सौ 150 200 300 400 साल पहले की बात है, इसने ये सोचा ही कैसे मार रहा हूँ, मतलब पता है ना कि मुझे ना अभी भी समझ में नहीं आता है। आपको शायद गैलीलियो पता होगा, गैलीलियो, तो गैलीलियो को आज से अराउंड 270 टू 330 ईयर्स एगो पता चल गया था कि यार ये अर्थ का रोटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, और आज के बच्चों को ग्रेविटेशन में डाउट आता है, ये मुझे अजीब लगता है, क्योंकि 300 साल पहले उसके पास ना मोबाइल था ना कुछ था, तो भी उसको पता था, और आज हमको पता नहीं है, दुख की बात है। बट लॉजिक तो यही है कि उसको उसमें इंटरेस्ट था और हमको इंटरेस्ट नहीं है शायद, इसलिए हमको चीज समझ में नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, सी द केपलर फर्स्ट लॉ बेटा। व्हाट इज द केपलर फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स इज एन इलिप्स विद द सन एट अ वन फोर्सी, मीन्स व्हाट, सिंपल सा फंडा डायग्राम आपको मैंने देखे रखा है, तो भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सन यहाँ पे अगर मैंने सन किया है, तो जितने भी प्लैनेट्स है ना बेटा वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स। इलिप्स मतलब एक शेप होता है, शेप का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरह से एक शेप होता है, जैसे पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, अगर आप कोनिक सेक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इलिप्स एक तरह से ओवल भी बोल सकते हैं आप उसको, ओवल शेपेड, इसको देखो ओवल शेपेड, एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, ओवल शेपेड है। तो ये बोला, क्या बोला, द ऑर्बिट्स ऑफ एन प्लैनेट इज इलिप्स विद द सन एट वन फोर्स, मतलब जो सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं, कौन बे, प्लैनेट्स, जो सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स, इलिप्स के फॉर्मेट में मूव कर रहा है, ठीक है।
अभी यार आप पूछोगे सर उसको कैसे पता था, यार अभी मुझे तो पता नहीं, जाके पूछ के आना पड़ेगा उसको कैसे पता था। पर ऐसा नहीं, उन्होंने रिसर्च किया है उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करी गई है, उसके ऊपर हम अलग से बातें करेंगे बेटा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, देन गो फॉर द नेक्स्ट। अभी देखते हैं ये क्या है। केपलर सेकंड लॉ क्या बोलता है, केपलर ने क्या बोला वही बोला, देखो घुमा फिरा के एक ही बात कर रहा है कि इलिप्स में उसके बाद हुआ था अ लाइन सेगमेंट जॉइन अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम। अगर आप देखो ए बी और सी डी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी एंड सी डी, डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको सेम टाइम लगता है। क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे मार्ग वो 30 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, यहाँ पे 20 की स्पीड से भाग रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा भाग रहा है तो जल्दी कवर करेगा, तो टाइम उतना ही लगेगा। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। चलो वो भी छोड़ो, यहाँ पे वो बहुत फास्ट है, यहाँ पे बहुत स्लो है, इसलिए ए बी और सी डी को जो लगने वाला टाइम है वो सेम है, यह बात क्लियर रखिएगा। तो क्या बोला, अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप आउट द इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल टाइम में कवर करेगा। तो लॉजिक सिंपल सा फंडा है, ए टू बी जाने के लिए उसको जितना समय लग रहा था उतना ही समय उसको सी टू डी जाने के लिए लगेगा। ठीक है, नाउ अगर आप आगे बढ़ो तो दिस इज व्हाट बेटा, नाउ इक्लिप्स। तो केपलर सेकंड लॉ शायद क्लियर हो गया होगा आपको, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है। केपलर ने 3 लॉ बोले, केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, केपलर क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ने केपलर ने क्या बोला भाई, वो इलिप्स फॉर्मेट में, देखो स्टोरी वाइज ध्यान रखना ना बेटा, इलिप्स फॉर्मेट में सेकंड में बोलता है कि वो जो डिस्टेंस है ना सी डी और ए बी वाला, ये देखो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ भी देखा तो ए बी और सी डी वाला, ये डिस्टेंस सेम करेगा और सेम टाइम में कवर करेगा। अब थर्ड वाला पार्ट क्या बोलते हैं केपलर, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड्स इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस है। तो ये जो है पीरियड वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के फॉर्मेट में रहेगा। तो दिस इज द थर्ड कंडीशन। तो 3 कंडीशन केपलर्स ने दिए। केपलर्स का पहला लॉ क्या बोलता है, केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, देखो थोड़ा रिवाइज करते हैं ना। फर्स्ट लॉ बोलता है कि भाई वो इलिप्स के फॉर्मेट में और यहाँ पे तुम्हारा सन है, ठीक है ना, इलिप्स हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये जो सी और डी का डिस्टेंस है, ये सी और डी है और यहाँ पे ए और बी है, ठीक है ना, यहाँ पे ए और बी है, ये दोनों डिस्टेंस जो कवर करेगा वो सेम टाइम और सेम डिस्टेंस पे कवर करेगा बेटा। सेम टाइम में ए और बी कवर करेगा, सेम टाइम में सी और डी कवर करेगा। और तीसरा कंडीशन केपलर ने क्या बोल दिया बेटा, टी स्क्वायर टाइम पीरियड क्या बोलता है उसने, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्लियर करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब आर क्यूब बेटा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन शायद आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट पॉज करके इसको भी लिख लीजिएगा, वैसे आपके बुक में दिया है तो भी अगर चाहिए तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ समझ में आ गया होगा जहां तक है, ठीक है ना। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो भाई ये सिंपल सा, यहाँ पे एक m1 है, यहाँ पे m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है बेटा, m1 और m2 के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा, डी है ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, इधर एक F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको डी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो मैंने पेपर सॉल्व किया था ना 10 का एसएससी का, लास्ट ईयर का ही किया था शायद, अराउंड 46,000 बच्चों ने देखा था उस पेपर को, और मजाक नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार उन्होंने पूछा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो मुझे पता है कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम मैंने उसके पहले भी एक सेशन लिया था, तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर करे थे। तो कोशिश करेंगे कि हम इस बार भी वो कोशिश, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, आपके नया पार हो जाएगी। नहीं, आगे बढ़ते। तो यहाँ पे क्या है बेटे, यहाँ पे एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट। बात वही है, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं और m1 अट्रैक्ट हो रहे m2 और बीच में जो डिस्टेंस डी है। तो यार ये तो बहुत बड़ी लेवल पे काम होते हैं। अगर आप प्लैनेट्स की बात करें, देयर आर बिग प्लैनेट्स हो, देयर एक अर्थ है, वहाँ पे मून है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, अगर किसी को लाइक वो चंद्र तारों में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, कभी जाइएगा, बहुत सारी चीज आपको सीखने मिलेगी, इसरो आपका वेलकम करना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये है उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ये फॉर्मूला होता है, मैं आगे बताऊंगा। 6.67 इंटू 10⁻11 ये फॉर्मूला होता है, मतलब वैल्यूज ऑफ द जी ग्रेविटेशन फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या मजाक कर रहा है भाई। दिस फोर्स इज डायरेक्टली, उसने क्या बोला पता है, मैं यहाँ पे लिखो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses का multiplication m1 m2 and inversely proportional to the inverse and force is inversely proportional to the r square। समझा मैंने क्या किया भाई, एड़ा बना रहा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। इसको दोनों को ऐड करो, आपको ये मिल गया। समझे क्या रे? तो नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरी टीम ने यहाँ पे पेज छोड़ा हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुख की बात है, बहुत दुख है बेटा जिंदगी में, यहीं पे बता दी तो छोड़ो। देखो उसने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के जो मासेस है ना बेटा, उसका फोर्स माँ कसम, फोर्स ऑफ टू मासेस बेटा m1 एंड m2, ये दो मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो जो ऑब्जेक्ट्स है, उस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और दो मासेस उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आप मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज करो तो आपको क्या मिलेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझा क्या मैंने क्या बोला? अगर ये आपको पता होगा, आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हम लोग मैथ्स में वो चीज कवर करेंगे। और F इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो G कांस्टेंट ले लेंगे, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू फॉर द G इज 6.67 इंटू 10⁻11। तो इसको सिर्फ G कर लो। तो आप एक काम करो, ये फॉर्मूला को रट लो, ये चीज अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ इट। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना तुम्हारा फोर्स कम होगा। सही बात है ना यार, मतलब दूर दूर रहेंगे तो कैसे फोर्स होगा। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ एक मिनट। तो दो लॉजिक समझिए बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, जस्ट 2 मिनट पढ़ देता हूँ। लॉजिक क्या है ना बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सही बात है, अगर दो ऑब्जेक्ट आजू बाजू में तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा दूर है तो अट्रैक्ट कैसे होंगे यार, मतलब ये फॉर्मूला तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस बार तेरे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसके बेसिस पे सम तो आने ही वाले हैं एट एनी कॉस्ट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आगे बढ़ते, चलो इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो सर्कुलर मोशन होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है। बेस्ट एग्जाम्पल, बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, आप पंखा चालू करो, आपने पंखा 5 पे रखा, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने पंखा 5 पे रखा ना तो 5 पे जो चल रहा है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, क्योंकि वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। आपने 4 पे कर दिया ना तो स्लो हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा वो। बात समझा? समझा क्या? तो this is the force that keeps an object moving in a circular path. It always acts toward the center of the circle. ये एड़ा बना रहा है। Actually यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। क्या बोला मैंने? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे जो मूव होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बोलता है बेटा? जो कांस्टेंट स्पीड बनाए रखता है। जैसे हमने सर्कुलर मोशन क्या बोलता, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख के देता हूं। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। तो इसका स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल पंखा 5 पे किया, पंखा घूम रहा है जो बहुत फास्ट घूम रहा है 5 पे, तो कांस्टेंट स्पीड हो गया। अगर 4 पे कर दिया तो उससे कम हो जाएगा, 3 पे किया तो और कम हो जाएगा। जब 5 से 4 हुआ ना तब वो कांस्टेंट नहीं रहा, और जब 5 पे ही रहा ना तो वो कांस्टेंट रहा। समझा
यार आज चैप्टर बहुत अच्छा लिया मैंने एक्चुअली, ग्रेविटेशन। अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बेटा, एनी डाउट एनी क्वेश्चन है? अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और मजा आएगा इस टॉपिक को। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको पता चल गया होगा। देखो हम थोड़ा सा रिवाइज टाइप कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या क्वेश्चन है? महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। क्या बात है, क्या खाना खाने बैठे लोग? चलो देखते हैं। महिंद्रा, है काम कर दे, छोड़ो ना, क्या महिंद्रा, लाला बाला लेते चलो, बाला लाला बाला, ये तुम्हारा है बाला। मुझे बड़ा मजा आता है बाला, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, आई एम टेकिंग बाला, बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं बेचारे, उसी खुशी के लिए जीना होता है। और ये होता है लाला, ठीक है ना। जब तक तुम्हारे एग्जाम चल रहा है, मैं मेरे बच्चों की चीज़ हमेशा बोलता हूँ, ना किसी से नफरत करना, ना अपने से नफरत करना, बस खुश रहने की कोशिश करना। कोई भी डिस्ट्रैक्शन तेरी लाइफ में आ जाए ना, तो उसे दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि जितना तू नफरत करेगा खुद से या किसी और से, क्योंकि इस दौरान पेरेंट्स बहुत परेशान करते हैं, मेरे को पता है। तो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाइएगा और ज़्यादा प्रेशर नहीं लीजिएगा, प्लानिंग करिएगा। 4 चैप्टर कर लिया पास हो जाऊंगा, 6 कर लिया स्कोर आ जाएगा, 10 कर लूंगा पास हो जाऊंगा, इस तरह से प्लानिंग करिएगा बेटा, ठीक है ना। तो बाला और लाला, बाला को हम महिंद्रा लेते हैं और लाला को हम लोग विराट लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्या है, वो 1 मीटर का डिस्टेंस है। देन मासेस आर 75 kg। भाई ये ज्यादा ही हेवी है भाई, 75 kg है, मुझे लगा 50 kg होगा। एंड यहाँ पे कितना बेटा, 80 kg है। कितना है, 80 kg है। अब बोल क्या रहे हो, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा। तो जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है 75 इंटू नेक्स्ट कितना मास है 80 kg, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 1 है। समझ में आया? इसको सॉल्व करो कितना होता है। अभी बाकी तो चीज़ तो मल्टीप्लीकेशन वाला ही केस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा। तो समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन है। इस बार इसे क्वेश्चन इसने पूछा था 10th स्टैंडर्ड ने। व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा, कि महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दोनों 1 मीटर के बीच में हैं। उसमें उन्होंने पूछा कि देन द मास, इसका ये भाई 75 किलो का है, वो 80 किलो का है, एट रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो उनके बीच में कितना फोर्स है, बहुत कम फोर्स होता है भैया, 4.00 न्यूटन बहुत कम फोर्स होता है। कभी इसको फील करोगे ना तो मजा आएगा, फिजिक्स फील करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जस्ट, और आंसर है क्या, 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, पॉज करके लिखा बेटा, ठीक है। अब देखो, आज हमने काफी चीजें देखी, मैंने कोशिश करी कि हर एक टर्म को समझाने की मैंने आपको कोशिश करा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था, इसको जरा पॉज करके लिख लीजिएगा बेटा, जो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके पर हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या पढ़ा हमने। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन दैट रिपीट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी मोशन कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं बेटा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मास दो m1 m2 जो मास है और आर है, तो दोनों के जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो डिस्टेंस जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज लेस, वो कम होगा। इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा, केपलर के 3 लॉ पढ़े। केपलर ने पहले क्या बोला भाई, केपलर क्या बोलता है ना, पहले इलिप्स में सन यहाँ पे ऐसा इलिप्स में घूम रहा है। सेकंड बोलता है कि वो जो ए बी और सी डी वाला पार्ट है वो सेम है, एट सेम एरिया और सेम टाइम पे कवर कर रहा है। और तीसरा क्या बोला कि आर स्क्वायर इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बेटा, ठीक है। ये 3 केपलर के लॉ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वही चीज है ये भाई, केपलर भाई हाई कर दीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। सेंट्रीपिटल क्या बोलता है, अरे भाई किसी को फूड़ी के लो, फूड़ी फूड़ी खेलेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे। घर पे कोई नहीं मिलेगा, मम्मी को पकड़ लो, मम्मी चलो फूड़ी खेलते हैं, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने का है। अरे करो फिजिक्स से यार, मतलब जब तक उसको फील नहीं करोगे ना तब तक उस चीज को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। हाँ प्लीज कोशिश करो प्रैक्टिकल करने की, थ्योरी में रखा ही क्या है,
सर्कुलर मोशन क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट मूव अराउंड सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये पढ़ चुके हम लोग, थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट किया। और ये ग्रेविटेशन होता है, जहां से हमने शुरुआत करी थी वहीं पे आके हम एंड कर रहे हैं। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को ही ग्रेविटेशन बोला जाता है। तो क्या हम सबके बीच में ग्रेविटेशन है? हाँ बेटा, सबके बीच में। अगर मैंने पैर ऊपर से नीचे फेंका तो गिर जाएगा, फूट जाएगा, तो मैं फेंकने के मूड में हूं नहीं, पर कोशिश करो कि मैंने ऐसा फेंका तो ये नीचे आ गया। दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशन। द ग्रेविटेशन का जी का वैल्यू होता है 9.87 इंटू 9.8 का वैल्यू उसका होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ना, एक छोटी सी बात है, लास्ट के 2 मिनट्स। जब आप IIT बॉम्बे जाओगे ना तो एक एक्सपेरिमेंट होता है कि 9.87 ही क्यों होता है वैल्यू उसका, पर आपको सच बोलूं ना, एग्जैक्टली 9.87 होता ही नहीं है। 9.910 के अप्रोक्सीमेटली होता है, और उसके लिए आपको 2-2 3-3 दिन तक एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और बच्चे करते हैं, वो मैंने देखा है। ठीक है ना। तो आज ये पहला लेक्चर रिगार्डिंग साइंस हमने स्टार्ट करा। कोशिश करी, फीडबैक दीजिएगा आपको जो लगा हो, और इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम फिजिक्स, मतलब इसको आप फिजिक्स ही बोलते हैं ना, साइंस वाला पार्ट है, जिसको हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो मेरी यही मेहनत रहेगी, या इसी मेरी एनर्जी रहेगी कि हम कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम कंटेंट दे दें। पर इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक रिविजन सेशन भी ले लूँगा। उसमें F=G m1m2/r², ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको रट लीजिएगा। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे, और नेक्स्ट इसको बहुत सारे और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंस का पहला लेक्चर है, ग्रेविटेशन का पहला पार्ट है। और भी पार्ट्स आएंगे, आगे के चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। और थैंक यू माई टीम जिन्होंने इस PPT में मुझे हेल्प करी, और बिकॉज ऑफ दैट ये मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ बेटा। तो थैंक यू फॉर दिस।